तो बच्चों अभी तक हमने अपने इंजीनियरिंग ड्राइंग में ज्योमेट्रिकल जो फिगर वाला टॉपिक था उसकी थ्योरी पढ़ ली। अब हम इसके क्वेश्चंस भी देखेंगे कि ज्योमेट्रिकल फिगर से कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, है ना। फिर से मैं बता दूं, हम लोगों ने यहाँ पर केवल उतना ही ज्योमेट्रिकल फिगर पढ़ा है जो हमारे लिए जरूरी है ना। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सी 2D आकृति नहीं है। बहुत बढ़िया सवाल। और बोला यह है कि इनमें से कौन सी 2D आकृति नहीं है। बच्चों याद रखना 2D आकृति का मतलब ये होता है कि जिसमें x और y कंपोनेंट हो, ठीक है। तो जब x और y कंपोनेंट होते हैं दैट इज कॉल्ड 2D, जो एक प्लेन में बनता है। कई बार हम लोग इसको प्लेनर आकृति के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये एक प्लेन में बनता है। तो याद रखना जहां कहीं एरिया होगा वो हमारी सब प्लेनर आकृति है। तो वर्ग हो गया, पंचभुज हो गया, आयत, ये सब प्लेनर है। लेकिन बच्चों ये जो वॉल्यूम लिखा है ना, इसमें कह सकते हो गोला लिखा है, गोला। इसमें आयतन होता है। गोले में क्या होता है? आयतन होता है। और जिसमें बच्चा आयतन होता है ध्यान रखना वो कौन सी आकृति होती है? 3 डायमेंशनल आकृति होती है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। तो प्रश्न सिंपल सा ये था कि इनमें से कौन सी द्विविमीय आकृति नहीं है, तो कहना गोला हमारे द्विविमीय आकृति नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। न्यून कोण का बताइए मान क्या है ना। इन्होंने अगले वाले सवाल में बोला है कि बताइए न्यून कोण इनमें से क्या होता है। तो मैंने सारे के सारे एंगल आपको बता रखे हैं। जब भी कभी आपसे बोला जाए कि न्यून कोण क्या है तो कह देना न्यून कोण एक ऐसा एंगल होता है बच्चा जो 0 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 90 डिग्री से छोटा हो। ऐसे कोण को हम लोग न्यून कोण कहते हैं, है ना। तो 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए तभी वो न्यून कोण है। तो बच्चों 90 डिग्री से छोटा वाला आंसर देखिए ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहिए। सारे एंगल मैंने आपको थ्योरी में पढ़ा रखे हैं, आप आराम से नोट्स को कंप्लीट करके ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगला देखिए, इनमें से कौन सा न्यून कोण नहीं हो सकता? इनमें से कौन सा न्यून कोण नहीं हो सकता? तो कहना देखो 60 डिग्री हो सकता है, 90 से कम है, 80 हो सकता है, 75 हो सकता है। लेकिन देखिए 95 डिग्री न्यून कोण नहीं हो सकता, है ना। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 90 से ज्यादा है। न्यून कोण हमेशा 90 से कम होता है और ये 90 से ज्यादा है, इसका मतलब ये हमारा एंगल न्यून कोण नहीं हो सकता, ठीक है। चलो आगे बढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्ट्यूज एंगल? आप बताइए इनमें से कौन सा अधिक कोण है। अब अधिक कोण की जब बात आती है तो अधिक कोण की परिभाषा ये होती है, ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब ये होता है कि एक ऐसा एंगल जो बच्चों 90 डिग्री से ज्यादा हो लेकिन देखिए 180 डिग्री से कम हो, है ना। तो याद रखना ऐसे एंगल को हम लोग कौन सा एंगल बोलते हैं? तो बच्चों ऐसे एंगल को हम लोग बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, है ना। तो ऑब्ट्यूज एंगल 90 से ज्यादा होता है और 180 डिग्री से बच्चों कम होता है, ठीक है। तो मेरे भाई 90 से ज्यादा होना चाहिए, इसलिए 90 नहीं हो सकता, 85 नहीं हो सकता। 180 से कम होना चाहिए तो 180 मत लगा देना आंसर, 150 सही होना चाहिए। इनमें से कौन सा अधिक कोण है? 150। 180 डिग्री वाला जो एंगल होता है उससे स्ट्रेट लाइन एंगल बोलते हैं ना, रेखीय कोण बोलते हैं, ओके। तो ये हमारा आंसर जो जाना चाहिए वो 150 डिग्री के साथ जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी के साथ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंप्लीट एंगल? आप बताइए इनमें से कौन सा पूर्ण कोण है। बच्चों पूर्ण कोण क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। कंप्लीट एंगल का मतलब क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए मेरे सामने एक स्ट्रेट लाइन है ना। तो कंप्लीट एंगल का मतलब ये होता है कि यहां से शुरू करते हुए वापस वहीं पर आ जाओ, ये है कंप्लीट एंगल। और याद रखना कंप्लीट एंगल का मतलब होता है पूरा का पूरा 360 डिग्री, 360 डिग्री, है ना। तो कंप्लीट एंगल का बताइए मतलब क्या होगा? सर 360 डिग्री होगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ। 90 डिग्री राइट एंगल होता है, 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन एंगल, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। छठवां नंबर, उस कोण को क्या कहते हैं जिस कोण का मान 180 डिग्री से बड़ा लेकिन 360 डिग्री से छोटा? देखो अब इन्होंने बोला है कि बताओ वो कोण कौन सा है जिसका मान 180 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और मेरे भाई 360 डिग्री से छोटा, है ना। 180 से बड़ा और 360 से छोटा। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक स्ट्रेट लाइन बनाया और इसमें मैंने एक ऐसा एंगल दिखाया, ये एंगल ऐसे, तो ये 180 से बड़ा है और 360 से छोटा है ना। तो बच्चों ऐसे कोण को बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल, वृहद कोण। क्या बोला जाएगा? वृहद कोण। और ध्यान रखना इसको इंग्लिश में बोला जाता है रिफ्लेक्स एंगल, ओके। तो ऑप्शन नंबर इसका सी के साथ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वृत्त कैसी आकृति है? 7वें नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि बताइए सर्कल कैसी आकृति है। तो आप कहना अगर सर्कल की बात करते हैं तो सर्कल में एक्स और वाई आता है ना। सर्कल देखो हमारा जो सर्कल बनता है बच्चों वो एक प्लेन में बनता है और सर्कल की इक्वेशन भी तो ये होती है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ठीक है। तो सर्कल एक प्लेन में बनता है जिसकी वजह से ये एक प्लेनर आकृति है
और प्लेनर आकृति मतलब ये कौन सी आकृति हो जाएगी सर, ये एक तरह की हो जाएगी 2D आकृति, 2 डायमेंशनल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला देखिए 8वां नंबर, जिस कोण का मान 180 डिग्री के बराबर होता है बताइए उसको कौन सा एंगल बोलते हैं, है ना बच्चों। अगर 180 डिग्री के बराबर है, जैसे कि मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि मेरे पास ये स्ट्रेट लाइन है, इसमें मैंने एक एंगल बना दिया ये, तो ये एंगल 180 डिग्री होगा। तो बताइए 180 डिग्री जो है सर ये इसके बराबर होगा। तो 180 डिग्री सर हमारा एक सिंपल कोण भी कहता है इसको कई बार लीनियर एंगल, रिजिड कोण भी कहते हैं, और स्ट्रेट लाइन एंगल, ये तीनों के तीनों नाम इसी के हैं, है ना। तो याद रखना 180 डिग्री के मान को हम इन तीनों में से सबके नाम से जानते हैं, है ना। चाहे आप स्ट्रेट लाइन एंगल बोलो, लीनियर एंगल बोलो, सरल कोण यानी सिंपल कोण बोलिए, एक ही बात है। 9वां नंबर देखिए, निम्नलिखित में से रिजिड कोण की पहचान कीजिए। आपको बताना है रिजिड कोण कौन सा है, रेखीय कोण। देखो पहचान करने पर आ जाइए तो आपको पहचान करने में आना चाहिए। जैसे कि यहाँ 90 डिग्री है, तो बताइए ये कौन सा एंगल हो जाएगा सर, ये हो जाएगा राइट एंगल। ये कौन सा एंगल हो जाएगा, ये हो जाएगा राइट एंगल। 130 डिग्री सर ये हमारा हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल। और बच्चों अगर 50 डिग्री है तो ये हमारा हो जाएगा एक्यूट एंगल, न्यून कोण। जबकि आप देखिए रिजिड कोण का मतलब होता है 180 डिग्री, इसीलिए इसका जो सही आंसर जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए, 180 डिग्री। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रिफ्लेक्स एंगल। आपको पहचानना है इनमें से कौन सा रिफ्लेक्स एंगल होता है। वृहद कोण बताइए कौन सा है ना। तो बच्चों वृहद कोण का मतलब ये होता है कि जो एंगल हमारा 180 डिग्री से ज्यादा हो, देखो, और 360 डिग्री से कम हो, तो ये सारे के सारे एंगल हमारे वृहद एंगल कहलाते हैं, रिफ्लेक्स एंगल कहलाते हैं। अब ऐसा कोई एंगल दिखाई दे रहा है आपको, देखो, तो 90 तो है नहीं, 80 भी नहीं, 170। बच्चों 170 को हम लोग बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण। अब रिफ्लेक्स एंगल बोला है तो इसका आंसर जाएगा कोई नहीं, क्योंकि इनमें से कोई भी आंसर 180 डिग्री से ज्यादा नहीं है। जब 180 डिग्री से ज्यादा नहीं है तो इसका मतलब कोई भी रिफ्लेक्स एंगल नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 11वां नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि दिए गए चित्र में एक्स और वाई की पहचान करो। इनमें से चित्र दिया है और एक एंगल एक्स है, एक एंगल वाई, आपको पहचान करना है इनको क्या बोला जा रहा है। देखो ऐसे लाइन है, ये एक्स है और ये क्या है, वाई है। तो एक्स और वाई की पहचान कीजिए कि एक्स और वाई क्या है। तो क्या ये समकोण त्रिभुज है? नहीं सर, समकोण बिल्कुल नहीं है। ये सरल कोण है? नहीं सर। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी नहीं है भैया। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है कि एक ऐसे एंगल जिनका योगफल 90 डिग्री है। तो ये 90 डिग्री भी योगफल में नहीं है बच्चों। ये एडजेसेंट कोण कहलाते हैं, यानी आसन्न कोण कहलाते हैं, सटे हुए कोण कहलाते हैं, है ना। तो इनको हम लोग बताइए किस नाम से जानते हैं सर, इनको बोलते हैं आसन्न कोण, ऑप्शन नंबर डी के साथ। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अलग होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 12वां देखिए क्या है। 12वें क्वेश्चन को बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। आप बताइए इनमें से कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है, तो कहना कोटिपूरक एंगल का मतलब ये होता है कि ऐसे दो एंगल जिनका योगफल 90 डिग्री हो। सर ऐसे दो एंगल जिनका योगफल बताइए कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। बच्चों ऐसे ही एंगल को हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। आप मुझे बताओ कहां पर आपको एंगल का योगफल 90 डिग्री लगा है ना। देखो आप गौर से देखिए तो यहां पर ये एंगल अल्फा, ओके, और ये एंगल बताइए क्या है, तो कह देना ये एंगल बीटा। और ये देखो अल्फा और बीटा यहीं पर ही 90 डिग्री बना रहे हैं। बच्चों ये वाली कंडीशन में ही अल्फा और बीटा का योगफल 90 डिग्री है, यानी यही हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, पूरक कोण है। बाकी और कहीं पर भी नहीं है, चेक कर लो। हाँ यहां क्या है, यहां पर हमारा अल्फा और बीटा का योगफल 180 डिग्री है। और बच्चों जब 180 डिग्री योगफल होता है तो ऐसे एंगल को हम बोलते हैं समपूरक कोण। ध्यान रखना, ऐसे एंगल को क्या बोलते हैं सर, ऐसे एंगल को बोलते हैं समपूरक कोण, ऑप्शन नंबर ए के साथ। ठीक है, चलो आगे देखिए 13वां नंबर देखिए। निम्न में से किस कोण का योगफल 180 डिग्री है। आप बताइए इनमें से वो कौन सा योगफल है जिसका योगफल 180 डिग्री है ना। तो ऐसे बहुत सारी पैरेलल लाइंस खींची रही है, एल एम, है ना, ये देखो ऐसे, ये ऐसे, है ना। तो आप बताइए इनमें से किसका योगफल 180 डिग्री है, यानी किसे आप संपूरक कोण कह सकते हैं। ए बी सी डी 4 डायग्राम है ना। तो मेरे भाई आप ये गौर से देखिए कि यहां पर क्या हो रहा है कि सर यहां पर ये अल्फा है, ध्यान सुनना, ये अल्फा है और ये क्या है, बीटा है। थोड़ा आप गौर से देखिए तो अल्फा और बीटा को बहुत ध्यान से सुनना। अगर ये देखो इसमें गलती हो जाएगी आपसे, अगर ये एंगल अल्फा है मेरे भाई तो ये एंगल भी अल्फा होगा। बोलो क्लियर है।
तो यहां पर भी देख लीजिए, यहां पर भी अल्फा और बीटा का योगफल 180 डिग्री है। सुनना ध्यान से सर, यहां पर भी देखिए, यहां तो साफ साफ दिखाई दे रहा है अल्फा और बीटा 180 डिग्री है। ठीक है, चलो यहां की कैलकुलेशन करते हैं मेरे भाई। अगर ये एंगल बीटा है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा बीटा, और ये एंगल बीटा तो यहां भी ये एंगल बीटा, क्योंकि समांतर कोण में कह सकते हो संगत कोण बराबर होते। तो यहां पर भी देखो अल्फा और बीटा का योगफल कितना 180 डिग्री है। तो आप कह सकते हैं कि इन तीनों डायग्राम में अल्फा प्लस बीटा का योगफल 180 डिग्री है, इसीलिए इसका सही आंसर इनमें से सभी के साथ जाना चाहिए। अगर आपने धोखे से सिर्फ एक ही ऑप्शन लगा दिया, पहला ऑप्शन, तो सवाल हो जाएगा गलत। इनमें से सभी, अरे तो डायग्राम को भी हमें एनालिसिस करना पड़ेगा कई बार, और एनालिसिस करने के बाद आंसर बताना होगा कि हाँ इसका उत्तर क्या होना चाहिए। सवाल देखिए, बोला जा रहा है कि किसी त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री के बराबर है, तो बताइए उसे क्या कहते हैं। अब आप बताओ, अगर किसी ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री हो जाए, जैसे कि ये ट्रायंगल मैंने बनाया बच्चों, इस ट्रायंगल में एक एंगल देखो ये 90 डिग्री हो गया, ये देखिए, है ना। तो एक ट्रायंगल कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का हो गया। तो बताइए ऐसे त्रिभुज को क्या बोलेंगे, है ना। तो जब बच्चों एक एंगल 90 डिग्री का हो जाता है तो ऐसे त्रिभुज को बोला जाता है समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, ये उसका उत्तर नहीं हो सकता। 90 डिग्री इसका सही आंसर जाएगा यदि समकोण त्रिभुज के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस त्रिभुज का नाम बताएं जिसका कोई भी एक कोण 90 डिग्री से अधिक है। बड़ी बात इन्होंने बोल दी, उस त्रिभुज का नाम बताएं जिसका कोई भी एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, मान लीजिए मेरे पास त्रिभुज की एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है और तीसरी लाइन ये है, ये देखो। तो कहा यह जा रहा है कि उस त्रिभुज का नाम बताए जिसका एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा है। जैसे कि ये वाला कोण देखिए सर, ये 90 डिग्री से ज्यादा है। तो बच्चों अगर एक एंगल, चलो मैं इसको 120 डिग्री का मान लेता हूं, तो अगर एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा हो जाए मेरे दोस्त, तो बताइए ऐसे त्रिभुज को हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो कहना ऐसे त्रिभुज को बोला जाता है अधिक कोण त्रिभुज, है ना, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, यानी ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जिस त्रिभुज के तीनों कोण और तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, मान लीजिए मेरे पास एक ऐसा ट्रायंगल है, ये एक ऐसा ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल के तीनों कोण और तीनों भुजाएं आपस में बराबर है। मतलब ये है कि ये भुजा इसके बराबर है और ये सारे एंगल बराबर है ना, यानी तीनों कोण बराबर है और तीनों भुजाएं बराबर है। तो बच्चों ध्यान रखना, तीनों कोण और तीनों भुजाएं बराबर है, तो ऐसे त्रिभुज को बोलते हैं हम लोग समबाहु त्रिभुज। क्या बोला जाएगा, ऐसे त्रिभुज को बोला जाएगा समबाहु त्रिभुज। और ध्यान रखना, समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक भुजा, प्रत्येक एंगल होता है वो 60 डिग्री का होता है समबाहु त्रिभुज, और सारी भुजाएं बराबर होगी, ये सारी भुजाएं बराबर होगी। ठीक है, और एक बात ध्यान रखना, समबाहु त्रिभुज में जितने भी पॉइंट होते हैं ना, वो सब एक ही जगह पे आते हैं, चाहे वो लंब केंद्र हो, है, चाहे वो फिर हमारा सर्कम सेंटर हो, इन सेंटर हो, सारे के सारे पॉइंट 80 ही पॉइंट पे आएंगे। इवन गुरुत्व केंद्र या फिर सेंट्रॉइड बोल दीजिए, 80 पॉइंट पे आएगा, है ना। तो ये त्रिभुज हमारा समबाहु त्रिभुज होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 17वां नंबर। जिस त्रिभुज का कोई भी कोण दूसरे किसी कोण के बराबर ना हो, मतलब जिस त्रिभुज का कोई भी कोण दूसरे किसी त्रिभुज के कोण के बराबर ना हो, ना ए बी के बराबर है, ना ए सी के बराबर है। देखो ए ना बी के बराबर है और ना ए सी के बराबर है, इसका मतलब ये हुआ कि बी और सी भी आपस में बराबर नहीं है। अरा तो ऐसे त्रिभुज को हम लोग क्या बोलेंगे कि जिस त्रिभुज का कोई भी कोण दूसरे किसी कोण के बराबर ना हो, समद्विबाहु विषम बाहु, विषम बाहु बोलेंगे इसको। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए, विषम बाहु के साथ जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 18वां नंबर। बोला जा रहा है कि चित्र में एक ट्रायंगल दिखाई दिया है। ठीक है भैया, ट्रायंगल को थोड़ा गौर से देखिए, ये 60 है, ये 40 है, 80 है। देख लीजिए 60 40 80 इस तरह से तीन एंगल दिए रहे। तो बोला जा रहा है कि बताइए इसका नाम क्या है। ठीक है, तो आप बताओ, ये तीनों कोण अलग अलग है, तीनों एंगल अलग अलग है, और तीनों अलग अलग एंगल है, तो तीनों जो भुजाएं आएंगी ए बी सी, सर वो भुजाएं भी अलग अलग होंगी, है ना। तो जब भुजाएं अलग अलग होंगी, कोण अलग अलग है, तो ऐसे त्रिभुज को भी हम लोग किस नाम से जानेंगे, सिर्फ विषम बाहु त्रिभुज बोला जाएगा, यानी स्टेलन एंगल विषम बाहु त्रिभुज। कोई भी बराबर नहीं है इसमें ना, और जब बराबर नहीं है तो विषम बाहु त्रिभुज। ऑप्शन नंबर बी के साथ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 19वां नंबर। नीचे दिए गए चित्र में त्रिभुज की पहचान कीजिए।
इस बार इन्होंने ट्रायंगल बनाया, त्रिभुज की पहचान करनी है ना। ट्रायंगल का जो डायग्राम बनाया है वो देखिए कैसे बनाया है, 120, 40 और ये हमारा 20, 180 डिग्री है। बट इन्होंने 120 एंगल को 90 में दिखाया है, कोई बात नहीं, लेकिन ये है तो 120 ट्रायंगल। बताइए, तो अगर ये 120 डिग्री ट्रायंगल है मेरे भाई, तो आप क्या कहेंगे? 8 एंगल 90 डिग्री से ज्यादा है। तो अगर 8 एंगल 90 डिग्री से ज्यादा है तो ये बताइए कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा? सर ये हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो ध्यान रखना, इसको बोला जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अधिक कोण त्रिभुज, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए। अधिक कोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा, एक्यूट और समबाहु नहीं होगा, है ना। समबाहु होता तो सारी भुजाएं बराबर होती, सारे कोण बराबर होते। समकोण त्रिभुज होता तो 8 एंगल 90 होता। ओके, लेकिन 8 एंगल जब 120 हो गया तो कंफर्म इसको आप बोलेंगे अधिक कोण त्रिभुज। ऑप्शन नंबर ए के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न चित्र में किस प्रकार के त्रिभुज है? आपको बताना है कि इस चित्र में कौन सा त्रिभुज है। थोड़ा गौर से देखिए चित्र को। चित्र में आप साफ साफ देख पा रहे हैं, इसमें एक ट्रायंगल बनाया गया है और जिसमें दो भुजाएं बराबर है। जैसे कि सी के सामने की भुजा सी, अब बी के सामने की भुजा बी और ए के सामने की भुजा ए, है ना। तो बच्चों आप गौर से देखिए, इसमें दो भुजाएं बराबर की गई हैं, बी और सी आपस में बराबर किए गए हैं और दो एंगल भी आपस में बराबर है ना। तो बच्चों जब किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं या दो एंगल बराबर होते हैं तो बच्चा ध्यान रखना, ऐसे त्रिभुज को हम बोलते हैं आइसोसेल्स ट्रायंगल, यानी समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब ही यही है, तीसरी दो भुजाएं आपस में बराबर होंगी और दो कोण भी आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे। तो ऐसे ट्रायंगल को बताइए किस नाम से जाना जाता है? समद्विबाहु त्रिभुज के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाला सवाल देखिए कितना प्यारा है। इन्होंने बोला है कि दिए गए चित्र में त्रिभुज की पहचान करो। अब ये सवाल थोड़ा अच्छा है, आपको इसमें त्रिभुज की पहचान करनी है। ये एंगल 60, ये एंगल 60, यानी दो एंगल बराबर किए गए हैं और वो भी 60 के बराबर है स्पेशली, और यहां ये दो भुजाएं बराबर है। देखो पिछला वाला सवाल भी यही था, लेकिन इसमें ना ये एंगल की वैल्यू मुझे नहीं पता थी, ये एंगल कितने हैं, है ना, इसीलिए मैंने इसका आंसर लगाया समद्विबाहु त्रिभुज। लेकिन अगले वाले सवाल में देखो क्या है, मुझे एंगल का मान भी पता चल जाए, ये भी 60, ये भी 60। तो बच्चों अगर ये 60 है तो ये वाला एंगल भी बताइए कितना होगा? 60 डिग्री होगा। तो तीन कोण बराबर हो रहे और तीन कोण बराबर हो रहे तो तीनों भुजाएं बराबर हो जाएंगी। तो इसका सही आंसर समद्विबाहु नहीं लगाया जाएगा, इसका सही आंसर लगाया जाएगा समबाहु त्रिभुज। ऑप्शन नंबर बी के साथ। भाई जब दो कोण बराबर है, वो 60 डिग्री का है, तो वो हमारा समद्विबाहु कैटेगरी में नहीं जा सकता, वो समबाहु जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल में जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए। तो अच्छा सवाल था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रायंगल। आप बताइए इनमें से कौन सा अधिक कोण त्रिभुज है। थोड़ा इंग्लिश में सही करना पड़ेगा मुझे, इंग्लिश में लिखना पड़ेगा ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, है ना, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। ओके, अधिक कोण त्रिभुज बताइए। तो इस बार आपको डायग्राम देखना है और डायग्राम देखने के बाद बताना है कि कौन सा हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा, है ना। देखो इसमें तो सारे 90 डिग्री से कम है, अरे ये सारे 90 डिग्री से कम है तो ये न्यून कोण त्रिभुज होगा। ये कौन सा त्रिभुज होगा? सर ये होगा न्यून कोण त्रिभुज, क्योंकि सारे एंगल 90 डिग्री से कम है, बराबर। इधर आइए सर, इसमें देखो, इसमें दो भुजाएं बराबर है, इसमें समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अगर दो भुजाएं बराबर है तो ये कौन सा हो जाएगा? सर ये हो जाएगा समद्विबाहु। ओके, इसमें देखिए, इसमें एक एंगल 90 डिग्री है, इसका मतलब ये कौन सा त्रिभुज हो जाएगा? सर ये हो जाएगा समकोण त्रिभुज, समकोण। अब मेरे भाई ये देखो, यहां पर देखिए एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा है, तो जब एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा है बच्चा, तो इसका मतलब सीधा सीधा है सर यही हो जाएगा हमारा कौन सा? अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, है ना। तो उन्होंने यही तो बोला कौन सा अधिक कोण त्रिभुज होगा? ऑप्शन नंबर डी के साथ, क्योंकि एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 23। किसी त्रिभुज में लंब केंद्र उसके शीर्ष पर स्थित होता है। ओके, बहुत बढ़िया बात इन्होंने बोली। इनमें से बोला है कि वो कौन सा त्रिभुज है जिसका लंब केंद्र उसके शीर्ष पर स्थित होता है। बड़ी बात। देखो जैसे कि मैंने आपके सामने एक समकोण त्रिभुज खींचा है ना, ये समकोण त्रिभुज। आपको मैं बता दूं, समकोण त्रिभुज में जो लंब केंद्र होता है, जैसे कि मैंने कहा कि मेरे पास समकोण त्रिभुज के लिए ए, बी और सी, देखो ए बी सी, ये मैंने 3 पॉइंट मान लिए। तो 3 पॉइंट मान लिए, तो बताइए इसका लंब केंद्र कहाँ होगा? तो कह देना इसका लंब केंद्र यहां होगा। ठीक है, तो ये जो बिंदु होता है
सर समकोण त्रिभुज के लिए ये बिंदु होता है लंब केंद्र, आर्थो सेंटर, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाए ना सामने वाली भुजा पर। ओके, तो लंब केंद्र ध्यान रखना समकोण त्रिभुज के लिए उसके शीर्ष पर होता है। तो किस त्रिभुज के लिए उसके शीर्ष पर होता है? समकोण त्रिभुज के लिए उसके शीर्ष पर होता है। अच्छा, अगर यही न्यून कोण त्रिभुज होता, अगर यही न्यून कोण त्रिभुज होता तो बच्चों ध्यान रखना न्यून कोण त्रिभुज में जो लंब केंद्र होता है ना, कहां लंब केंद्र, सर वो त्रिभुज के अंदर होता है। ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए और यहां सामने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए। ओके, तो मैंने दोनों जगह पे देखो परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया और यहां पर ही परपेंडिकुलर। तो ये लंब केंद्र जो है सर, ये लंब केंद्र त्रिभुज के अंदर होता है। तो न्यून कोण त्रिभुज में हमेशा लंब केंद्र त्रिभुज के अंदर होता है, समकोण त्रिभुज में इसकी बाउंड्री पे होता है यानी शीर्ष पर होता है। और यदि यही मेरा अधिक कोण त्रिभुज हो जाता है, जैसे कि मैंने मान लीजिए इस तरह से ट्रायंगल बनाया अधिक कोण त्रिभुज ऐसे, तो इसका लंब केंद्र कहां होगा? तो कहना इसका लंब केंद्र निकालने के लिए आपको सामने वाली भुजा पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा। तो इससे सामने वाली भुजा पे ये परपेंडिकुलर आएगा, बराबर है ना। फिर इससे सामने वाली भुजा पे ये परपेंडिकुलर आएगा ऐसे। फिर इन दोनों को आपस में मिलाना होगा, इन दोनों को आपस में मिलाना होगा ऐसे। या फिर आप यहां से सामने वाली भुजा पे इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर सकते हैं ऐसे। चलो कोई नहीं, ऐसे मिला दीजिए। तो ये इसका लंब केंद्र कहीं बनेगा इसका, है ना। ये तो मेरे भाई मेरे कहने का मतलब ये है, मेरे कहने का मतलब ये है कि जब हम सामने वाली भुजा पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, सामने वाली भुजा पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, उसको मिला दीजिए तो वो लंब केंद्र बनता है। तो न्यून कोण त्रिभुज का लंब केंद्र हमेशा त्रिभुज के अंदर, समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र उसके शीर्ष पर, और अधिक कोण त्रिभुज का लंब केंद्र हमेशा बाहर होता है। कहां पर होता है? बाहर होता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अच्छा, समकोण त्रिभुज में मैंने एक और चीज बताई थी, ये जो हमारा कर्ण होता है, इस कर्ण का जो ठीक बीचों बीच वाला पॉइंट होता है, ठीक बीचों बीच वाला पॉइंट, तो कर्ण के ठीक बीचों बीच वाला जो पॉइंट होता है, वो पॉइंट हमारा कौन सा पॉइंट होता है सर? उसको हम लोग बोलते हैं परिकेंद्र, सर्कम सेंटर। ये भी आपको डायरेक्ट याद करना है। चलो क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, तीनों मध्यिकाओं का संगामी बिंदु क्या कहलाता है? बच्चों इन्होंने बोला है तीनों मध्यिकाएं, और मध्यिकाएं क्या होती है? जो शीर्ष से खींची जाती है और सामने वाली भुजा के मिड पॉइंट पर जाके मिलती है, ऐसे मिड पॉइंट पे मिलनी चाहिए। फिर वो चाहे परपेंडिकुलर हो या फिर ना हो, उससे हमें मतलब नहीं है। ये देखिए, तो जब हम शीर्ष से खींचे और सामने वाली भुजा के ठीक मध्य बिंदु पर जाके मिले, बच्चों मध्य बिंदु है, इसका मतलब ये हमारा बराबर होगा ऐसे, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। तो जब सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु पर जाके मिलता है तो वही हमारी कह सकते हो गुरुत्व केंद्र कहलाता है। और गुरुत्व केंद्र लिखा हो तो केंद्रक लिख दीजिए, है ना। देखो केंद्रक और गुरुत्व केंद्र में अंतर नहीं होता। केंद्रक जो होता है वो 2D आकृति के लिए डिफाइंड होता है। देखो ये किसके लिए डिफाइंड होता है सर? ये 2D आकृति के लिए। और जब मैं कहता हूं सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी गुरुत्व केंद्र, बस वो डिफाइंड होता है 3D आकृति के लिए। इतना सा डिफरेंस होता है बस, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो आप गुरुत्व केंद्र नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसका आंसर केंद्रक लगा दीजिए ऑप्शन नंबर डी के साथ। बाकी लंब केंद्र, परिकेंद्र, अंतरा केंद्र नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने मध्यिकाओं का कटान बिंदु बोला है। देखो मध्यिकाओं का कटान बिंदु हमेशा ध्यान रखना हमें गुरुत्व केंद्र देता है, मध्यिकाओं का कटान बिंदु। और इसको निकालने के बहुत सारे तरीके भी होते हैं, है ना। और बाकी हर एक के बारे में मैंने बता रखा है कि किसका कटान बिंदु कौन सा पॉइंट देता है, ठीक है। चलो आगे देखिए 25 नंबर, किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का लंब समद्विभाजक। अच्छा, भुजाओं का लंब समद्विभाजक इन्होंने देखो बोला है, भुजाओं का लंब समद्विभाजक बताइए कहां पर मिलता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि मेरे सामने इस तरीके से ये एक ट्रायंगल है, आपने पहली वाली भुजा का लंब समद्विभाजक निकाला, फिर दूसरी वाली भुजा का लंब समद्विभाजक निकाला, और आपने ऐसे ही तीसरी वाली भुजा का भी लंब समद्विभाजक निकाला। तो बताइए ये हमारा कौन सा पॉइंट दे रहा, है ना। तो क्या ये लंब केंद्र दे रहा? नहीं, लंब केंद्र तब मिलता है जब आप लोग परपेंडिकुलर वो करते हो, परपेंडिकुलर क्या बोलते हो उसको, लंब शीर्ष खींचते हो, यानी शीर्ष से सामने वाली भुजा पे लंब। ये क्या है सर? ये है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परिकेंद्र। अच्छा, अंतरा केंद्र कब मिलता है? अंतरा केंद्र मिलता है जब कोणों का अर्धक करते हो। केंद्रक कब मिलता है? जब सर हमारे कह सकते हैं कि मीडियंस खींची जाती है। तो इसका सही आंसर जाएगा परिकेंद्र के साथ। ध्यान रखना भुजाओं का लंब आर्धक करके
भुजाओं का लंबार्धक तटीय जो बिंदु मिलता है बच्चा, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं सर? उसको बोलते हैं परिकेंद्र, सर्कम सेंटर। अब इसको ना एक रेडियस लेटर आप ऐसे सर्कल खींच सकते हो, ऐसे ध्यान रखिएगा, है ना। तो ये बताइए क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा परिकेंद्र। एक एक पॉइंट आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 26 बोला जा रहा है कि किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों से सामने वाली भुजा पे लंब डाला गया। देखो अब इस बार शीर्षों से सामने वाली भुजा पे लंब डाल रहा है। ये देखिए, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास ये ट्रायंगल हो गया और मैंने ट्रायंगल से क्या किया? शीर्ष से सामने वाली भुजा पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, है ना। जैसे कि ये शीर्ष हो रहा है, शीर्ष से सामने वाली भुजा पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। अब वो बीचों बीच में मिले या फिर ना मिले, मुझे उस बात से मतलब नहीं है ना। तो ध्यान रखना, जब हम सामने वाली भुजा पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, जरूरी भी नहीं है कि वो बीचों बीच हो, ठीक है। तो बताइए इसको क्या बोलते हैं? तो कह देना परपेंडिकुलर जब ड्रॉप किया जाता है भुजाओं, सामने वाली भुजा पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाता है, वो भी शीर्ष से, तो याद रखना ऐसे सेंटर को बोलते हैं हम लोग ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र, है ना। आपने शीर्षों से लंब ही तो खींचा है, तो जब शीर्षों से लंब खींचा जाता है बच्चा, तो वो पॉइंट बताइए क्या कहलाता है? इसको बोलते हैं हम लोग लंब केंद्र, लंब केंद्र। ओके, ये हमारा लंब केंद्र हो गया, आर्थो सेंटर जिसको बोलते हैं, है ना। परिकेंद्र, अंतःकेंद्र, सेंट्रॉइड, ये सबको आपको क्लियर होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं, 27 नंबर। त्रिभुज के बहिष्ठ कोणों का योगफल कितना होता है? इन्होंने बोला है कि त्रिभुज के जो बाह्य कोण है तो उनका योगफल कितना होता है ना। ये बड़ा अच्छा सवाल है, त्रिभुज के बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है? बच्चों मैं कह रहा हूं त्रिभुज नहीं, चतुर्भुज आ जाए, पंचभुज आ जाए, कोई भी बहुभुज हो, कोई भी बहुभुज हो, चाहे वो त्रिभुज हो, पंचभुज हो, कोई भी बहुभुज हो, है ना। याद रखिएगा उनके जो बाह्य कोण होते हैं ना, बाह्य कोणों का योगफल, तो बच्चों ध्यान रखना बाह्य कोणों का जो योगफल आता है वो हमेशा 360 डिग्री ही आता है। बाह्य कोणों का योगफल बताइए कितना आता है? 360 डिग्री। ये हमेशा एकदम ट्रू है, कोई भी बहुभुज हो, हर एक बहुभुज के बाह्य कोणों का योगफल बताइए कितना होता है? 360 डिग्री होता है। अब 360 डिग्री कैसे आया ये भी समझो। देखो अंतः कोणों का योगफल आता है n-2 इंटू पाई, ये अंतः कोणों का योगफल है, ध्यान से सुनना, ये क्या है? अंतः कोणों का योगफल। तो बाह्य कोणों का योगफल क्या हो जाएगा? सिर्फ 2 इंटू पाई, घटा के जो पॉइंट आएगा, और 2 पाई कितना होता है? तो 2 कह देना, 2 इंटू पाई होता है 880 का मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो बताइए कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। तो कोई भी आकृति हो, किसी भी आकृति का बाह्य कोणों का योगफल हमेशा ध्यान रखना 2 पाई के बराबर होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या है। इन्होंने बोला है कि दिए गए त्रिभुज में ओ केंद्रक है। इन्होंने बोला है कि मेरे पास एक त्रिभुज है और उस त्रिभुज में ओ केंद्रक है ना। अब देखो डायग्राम ऐसा बना है कि आप लोग हो सकता है कंफ्यूज हो जाओ, मैं आपको एकदम क्लियर कट बताता हूं। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास ये कोई ट्रायंगल है बराबर, और इस पर मैंने इस तरह से एक मीडियन खींच दी। ये मान लीजिए कोई मेरे पास मीडियन है, माध्यिका है। माध्यिका जो है हमेशा ध्यान रखना त्रिभुज की दो भुजाओं को बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो आपको बता दे यहां पर इसका जी होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी होगा, है ना। तो बच्चों ध्यान रखना ये जो जी होता है ना, ये जो हमारी भुजा है ना ए बी और ये सी, ओके। तो और यहां पर परपेंडिकुलर आपने डाला है डी। अब इन्होंने जी ना बोलकर इन्होंने क्या बोला हुआ है? तो जी ना बोलकर इन्होंने बोला हुआ है बच्चा इसको ओ, तो यहां पर मैंने ओ कह दिया, तो वही ओ केंद्रक है, या फिर जी बोल दीजिए। तो बच्चों ध्यान रखना जो भी हमारा केंद्रक होता है वो मध्यिका को 2:1 के अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट करता है, 2:1 के अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट करता है। अब डिपेंड ये करता है कि इन्होंने रेशियो कौन सा पूछा। इन्होंने रेशियो पूछा है एओ रेशियो ओडी। देखो एओ रेशियो ओडी पूछा है, तो मेरे भाई एओ कितना है सर? एओ है 2, और ओडी कितना है सर? ओडी है 8। तो आंसर बताइए किसके साथ जाएगा? 2:1 के साथ जाएगा। ये एक थ्योरम होती है छोटी सी, आप इसको याद कर सकते हैं, है ना। और ध्यान रखना कई बार रेशियो उल्टा भी पूछ लेता है, जैसे कि कई बार रेशियो पूछ ले एडी और रेशियो एओ पूछ ले, तो एडी पूरा 3 हो जाएगा, एओ 2 हो जाएगा। तो कई बार ऐसे सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल इस सवाल का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29। निम्न में से किस त्रिभुज के विकर्ण समकोण संदिभाजित करते हैं? आप इनमें से वो बताइए, चतुर्भुज बताइए जिसके विकर्ण कैसे डिवाइड करते हैं। तो कहा जा रहा है जिसके विकर्ण डिवाइड करते हैं बच्चों समकोण। तो जैसे कि मान लीजिए चित्र में मैंने इस तरीके से एक रोम्बस बनाया है,
मैंने एक रोम्बस बनाया। बच्चों रोम्बस क्या होता है? तो कहना रोम्बस का मतलब होता है समचतुर्भुज। तो ये समचतुर्भुज बनाया, तो याद रखिएगा समचतुर्भुज का जो डायगोनल होता है ना, विकर्ण होता है, समचतुर्भुज के डायगोनल वो हमेशा ध्यान रखना आपस में परपेंडिकुलर पे कट करते हैं। ओके, अगर ये वो होता मतलब वर्ड होता यानी जिसकी भुजाएं बराबर होती है, तो चाहे वो वर्ड हो या फिर हमारा समचतुर्भुज हो, इनके विकर्ण हमेशा परपेंडिकुलर पे ही कट करते हैं, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर पे कट करते हैं, तो बताइए आंसर किसके साथ जाना चाहिए? सर आंसर जाना चाहिए रोम्बस के साथ, ऑप्शन नंबर सी के साथ। समांतर चतुर्भुज में ऐसा नहीं हो सकता। देखो समांतर चतुर्भुज की अगर मैं बात करता हूं कि समांतर चतुर्भुज कैसे बनेगा, तो कहना समांतर चतुर्भुज सर ऐसे कुछ बनेगा। ये देखिए, अगर मैं इसमें डायगोनल बनाऊं और मैं देखूं डायगोनल कैसे कट करेंगे, तो देखिए इसका डायगोनल ऐसे बनेगा, पहला वाला। ओके, दूसरा वाला डायगोनल ऐसे बनेगा ये। अब क्या आपको देख के लग रहा है कि ये एंगल 90 डिग्री का हो सकता है? नहीं ना। हाँ, तो ध्यान रखेगा कि समांतर चतुर्भुज के डायगोनल 90 पे नहीं होते, समलंब के भी 90 पे नहीं होते, इवन आयत के भी नहीं होते। सम चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो हमेशा परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। ध्यान रखिए इस बात को। चलो आगे देखिए, चतुर्भुज में बताइए विकर्णों की संख्या कितनी है? आपको बोला जा रहा है कि बताइए चतुर्भुज में विकर्णों की संख्या कितनी है। तो चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, कोई भी हो भुज हो, विकर्णों की संख्या निकालने का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है n(n-3/2)। ध्यान रखना किसी भी बहुभुज में विकर्णों की संख्या इसी फॉर्मूले से हम निकालते हैं, n(n-3/2)। तो विकर्णों की संख्या निकालनी, चतुर्भुज बोला जा रहा है तो भुजाओं की संख्या 4 में से 3 घट जाएगा 8 और डिवाइड बाई 2। तो जल्दी बताइए विकर्णों की संख्या कितनी आ रही? सर 2 आ रही। तो जब भी कभी आपसे विकर्ण पूछे जाएंगे कि बताइए किस बहुभुज में कितने विकर्ण है, आपको याद रखना है कि हाँ इस बहुभुज में इतने इतने विकर्ण है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। भैया समांतर चतुर्भुज है और यदि संलग्न कोण समकोण हो तो कौन सा कथन सत्य है? देखो समांतर चतुर्भुज को सबसे पहले इन्होंने कह दिया है कि हमारा जो समांतर चतुर्भुज है ABCD उसके संलग्न कोण समकोण है। ये देखिए, ओके, तो संलग्न कोण समकोण है तो ये एंगल हमारे 90-90 के है ना। तो वो समांतर चतुर्भुज ना सिर्फ संलग्न कोण समकोण बोला है, तो बच्चों वो समचतुर्भुज नहीं हो सकता। समचतुर्भुज में ना भुजाएं बराबर होनी चाहिए, जबकि ऐसा कोई बोले ही नहीं दिया भुजाएं बराबर है। समलंब भी नहीं हो सकता, क्योंकि समलंब में तो भुजाएं जो है ना दोनों भुजाएं समांतर होती है। समलंब में एक भुजा समांतर होती है, समांतर चतुर्भुज में दोनों भुजाएं समांतर होती है ना। चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज हो रहा है, समांतर चतुर्भुज एक आयत हो रहा है, ये सही है आयत, ये सही है आयत। तो बच्चों समांतर चतुर्भुज ना एक आयत बन चुका होगा, तो बन चुका होगा आयत। क्योंकि इसको जो संलग्न कोण है बताइए वो कितने डिग्री के बोल दिए गए हैं? 90 डिग्री के बोल दिए गए। तो जब 90 डिग्री के बोल दिए गए तो इसका मतलब वो हमारा क्या बन जाएगा? एक आयत बन जाएगा, रेक्टेंगल। 32वां नंबर बताइए, समचतुर्भुज के सभी भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से कौन सी आकृति बनेगी? बड़ा अच्छा सवाल। इन्होंने बोला है कि मेरे पास एक समचतुर्भुज है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास इस तरह का एक समचतुर्भुज है, ये ऐसे समचतुर्भुज। समचतुर्भुज का मतलब होता है सारी भुजाएं बराबर है, सारी भुजाएं बराबर है। तो बच्चों ध्यान रखना समचतुर्भुज का जो सभी भुजाएं बराबर होती है, इसके जो मध्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु और ये मध्य बिंदु, अगर इनको हम मिला दे आपस में तो बताइए मिलाकर बनने वाली आकृति को क्या बोला जाएगा? है ना। तो कह देना सारी भुजाएं बराबर है ना, ठीक है, एंगल तो बराबर नहीं है ना। तो एंगल बराबर नहीं होने की वजह से ये आकृति जो बनती है अंदर, ध्यान रखना ये बनती है आयत। आप इसको वर्ड नहीं कह सकते। ये कौन सी आकृति बनती है? आयत बनती है ना। आप चाहो तो दूसरा एक और डायग्राम खींच सकते हो जिससे कि आपको आइडिया हो जाएगा। ये देखिए, देखो ऐसे है ना। तो कोई भी डायग्राम खींच लीजिए ऐसे, है ना। तो जो भी हमारे मध्य बिंदु को मिला के पॉइंट बनाया जाएगा, मध्य बिंदु ये रहा, मध्य बिंदु ये रहा, मध्य बिंदु ये रहा, है ना, समचतुर्भुज, तो वो हमेशा 90 डिग्री पर हो रहा है यहाँ पर, लेकिन भुजाएं बराबर नहीं हो रही, जिसकी वजह से वो आकृति हमारी आयत बनेगी। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए। रोम्बस नहीं बनता, ध्यान रखना आयत बनता है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, 33 नंबर, चतुर्भुज उनके आकारों से जाने जाते हैं, निम्न में से कौन सा समचतुर्भुज है? बताइए कौन सा रोम्बस है? तो रोम्बस का मतलब क्या होता है? सर रोम्बस का मतलब होता है कि जिनकी भुजाएं बराबर हो, है ना, और साथ साथ पैरेलल हो, ठीक है। अब जैसे कि ये आकृति को हम लोग आयत कह सकते हैं,
इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, आयत बोल सकते हैं। ये कौन सी आकृति है बच्चा, तो ये कह सकते हैं हम समलंब बोल सकते हैं, ये समलंब है। अब एक आकृति बची ए, दूसरी बची सी। अच्छा, सी और ए में पहचानना पड़ेगा, है ना। तो बराबर किस में लड़ रहा है, भुजाएं, भुजाएं बराबर इसमें लड़ रही हैं यार। मुझे देखो ये भुजाएं बराबर इसमें है, जबकि ये भुजा ज्यादा लड़ रही है, ये भुजा कम लड़ रही है। तो ये मुझे समांतर चतुर्भुज लड़ रहा है, क्योंकि भुजाएं अलग अलग है, समांतर चतुर्भुज है। लेकिन ये कैसा है, तो कह देना ये तुम्हारा सम चतुर्भुज है। ये तुम्हारा कैसा है सर, ये सम चतुर्भुज है। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए सर, ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सम चतुर्भुज है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, छठभुज में कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं, छठभुज में कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं। तो मैंने आपको विकर्णों की संख्या निकालना सिखाया है कि जब भी कभी विकर्ण की संख्या पूछी जाए तो n(n-3) डिवाइड बाई 2 कीजिए। अब इन्होंने छठभुज पूछा है, हेक्सागोनल पूछा है, तो हेक्सागोनल में भुजाओं की संख्या कितनी होती है, 6। तो जब भुजाओं की संख्या 6, तो यहाँ 6 रखिए, 6 - 3 3 हो जाएगा डिवाइड बाई 2, 6 × 18 18/2 यानी 9, है ना। तो टोटल बताइए कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं, तो कह देना आंसर जाएगा 9 के साथ। तो नंबर ऑफ डायगोनल निकालना आसान होता है, आप देख लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बहुभुज के आंतरिक कोण और बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है। बच्चा इन्होंने बोला है एक किसी बहुभुज के आंतरिक कोण और बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है। ये बड़ा अच्छा सवाल है कि आंतरिक कोण और बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है। तो याद रखना, कोई भी बहुभुज हो उसके आंतरिक कोण और बाह्य कोणों का योगफल, भाई देखिए बहुभुज में कोई भी बहुभुज है ऐसे, तो ये इसका आंतरिक कोण हो गया और ये इसका बाह्य कोण हो गया। तो आंतरिक कोण और बाह्य कोणों का योगफल कितना होगा, तो कह देना किसी बहुभुज के आंतरिक कोण और बाह्य कोणों का योगफल हमेशा 180 डिग्री होगा, है ना, 180 डिग्री होगा। आप यकीन ना हो तो फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। भैया आंतरिक कोण कितना होता है, n-2 × पाई डिवाइड बाई n। बाह्य कोण कितना होता है सर, बाह्य कोण होता है 2/n × पाई। ठीक है, आप इसको देख लो। तो जैसे ही आप इसको जोड़ोगे ना, तो ऊपर हमारा पाई कॉमन हो जाएगा और n से n कैंसिल आएगा। ये लीजिए, जोड़ के देख लीजिए, ये आंसर पाई आने वाला है। ठीक है, तो आंतरिक कोण ये रहा, बाह्य कोण ये रहा, और आपको पता है कि इनका योगफल देख लो कितना आ रहा है, पाई आ रहा है। पाई का मतलब कितना होता है, 180 डिग्री। कैसे पाई आया, आप सोच से देखिए। पाई का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ पाई बचेगा, है ना। तो किसी भी बहुभुज के आंतरिक कोण और बाह्य कोणों का योगफल हमेशा 180 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 36 नंबर, किसी बहुभुज के विकर्ण की संख्या कैसे निकालते हैं। तो विकर्ण की संख्या का मैंने फॉर्मूला अभी आप लोग को बताया कि जब भी कभी आपको नंबर ऑफ डायगोनल निकालने हो कि बताइए किसी बहुभुज में टोटल कितने विकर्ण होंगे। तो नंबर ऑफ डायगोनल निकालने के लिए फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं हम लोग n-3 डिवाइड बाई 2 के साथ, n-3 डिवाइड बाई 2 के साथ। ये है नंबर ऑफ डायगोनल, ऑप्शन नंबर बी के साथ। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल बताइए। बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल बताइए। तो बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल कितना होगा, अंतःकोणों का योगफल। तो बच्चों ध्यान रखना, अगर मैं अंतःकोणों का योगफल पूछूं कि बताइए अंतःकोणों का योगफल कितना होगा, तो आप कह सकते हैं कि अंतःकोणों का योगफल होगा n-2 × पाई, है ना। तो n-2 × पाई, यही तुम्हारा अंतःकोणों का योगफल, n-2 × पाई। अब n-2 × पाई तो कहीं नहीं नजर आ रहा, लेकिन पाई की जगह 180 डिग्री जरूर है, ये देखो। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहिए, n-2 × 180 डिग्री, पाई का मतलब 180 डिग्री। चलो ये एलिप्स का क्वेश्चन आ गया। दीर्घवृत्त के दीर्घाक्ष से समकोण बनाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं। अरे वाह, बहुत अच्छा सवाल, इसको समझना पड़ेगा आपको, आसान नहीं है। इन्होंने क्या बोला, ध्यान सुनना। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास ये दीर्घाक्ष हो गया, मतलब वो हो गया, क्या बोलते हैं इसको, इलिप्स। और इलिप्स पर ये मैंने बना दी मेजर एक्सिस, ये बना दी मैंने माइनर एक्सिस। ओके, तो ये हमारी दीर्घाक्ष है, ये हमारी क्या है, तो कह देना ये है दीर्घाक्ष, जिसको आप मेजर एक्सिस भी बोल सकते हैं, है ना। तो इन्होंने बोला है कि दीर्घाक्ष के, दीर्घवृत्त के दीर्घाक्ष पर समकोण बनाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं। तो क्या नीता है, फोकस से, शीर्ष से, उत्केंद्रता। देखो उत्केंद्रता कोई रेखा नहीं है, एक प्रॉपर्टी है। शीर्ष तो ये पॉइंट है और फोकस आगे होता है, तो ये कोई रेखा थोड़ी ना है। इन चारों में रेखा का नाम है केवल और केवल नीता, जिसको डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं, है ना। तो इस फोकस के यहाँ एक नीता होती है
और ये कहलाती है हमारी डायरेक्ट्रिक्स नीता। और इसकी इक्वेशन भी प्रॉपर होती है, ऐसा नहीं है। देखो सीड्स की इक्वेशन होती है, सीड्स का मतलब निर्देशांक होते हैं a,0, फोकस के निर्देशांक होते हैं AE,0। ठीक है, माइनस लगा देना इस पे यार, क्योंकि लेफ्ट साइड बना रहे हैं ना हम लोग, -A,0 और ये हो जाएगा -AE,0। बच्चों इसी तरीके से नीता का समीकरण होता है x बराबर -A/E। तो जो नीता है ना वो देखिए दीर्घाच्छ के परपेंडिकुलर है, दीर्घाच्छ के कैसी है, परपेंडिकुलर है। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए सवाल का आंसर। ठीक है, हालांकि एक चीज और भी परपेंडिकुलर हो सकती थी, इसको बोलते हैं नाभि लंब। नाभि पर जो लंब खींचा जाता है दैट इज कॉल्ड लेटस रेक्टम, नाभि लंब, मुझे जहां तक याद आ रहा है नाभि लंब। और नाभि लंब पे या यूं कहिए कि नाभि लंब जो होता है वो भी दीर्घाच्छ पे परपेंडिकुलर होता है ना। तो ये लाइन को क्या नाम से जानते हैं सर, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं नाभि लंब, लेटस रेक्टम। कई बार इसकी अगर लंबाई का फॉर्मूला पूछा जाए तो याद रखना लेटस रेक्टम की लेंथ LL डैश का मतलब होता है, LL डैश का फॉर्मूला होता है 2b² डिवाइड बाई a, 2b² डिवाइड बाई a, ये लेटस रेक्टम की लेंथ होती है। हालांकि इतना डिटेल में नहीं पूछा इन्होंने, सिर्फ एक बहुत आसान सा सवाल पूछा था, आंसर नीता के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दीर्घवृत्त की बताइए उत्केंद्रता किसके बराबर है। या करो मैंने हर एक की उत्केंद्रता बताई है कि किसकी उत्केंद्रता किसके बराबर होती है, इन्होंने सिर्फ इलिप्स की पूछी है कि बताइए इलिप्स की इसेंट्रिसिटी किसके बराबर है। तो बच्चों याद रखना जो इलिप्स होता है उसकी इसेंट्रिसिटी 8 के बराबर, 8 से कम होती है, सॉरी 8 से कम होती है। तो इलिप्स की 8 से कम होती है। अगर यही सर्किल आ जाता, अगर यही क्या आ जाता सर्किल, तो सर्किल की इसेंट्रिसिटी E बराबर होती है 0। अगर यही पैराबोला आ जाता, परवलयाकार पैराबोला, तो याद रखना पैराबोला की इसेंट्रिसिटी E बराबर 1। ठीक है, और अगर यही हमारा क्या आ जाता हाइपरबोला आ जाता, हाइपरबोला, तो याद रखना हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी जो है वो 8 से ज्यादा आती है, 8 से ज्यादा। इसके अलावा एक और चीज आती है स्ट्रेट लाइन। बच्चों अगर स्ट्रेट लाइन की इसेंट्रिसिटी पूछी जाती कि बताइए स्ट्रेट लाइन की इसेंट्रिसिटी कितनी होगी, तो वो बताई जाएगी आपको इनफाइनाइट। ठीक है, तो मेरे भाई इन्होंने सिर्फ और सिर्फ दीर्घवृत्त की पूछी है, तो 8 से कम के साथ आंसर जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ आंसर जाएगा। ठीक है, चलो, और फॉर्मूला भी होता है प्रॉपर इसेंट्रिसिटी निकालने का। जैसे कि किसी इलिप्स में अगर मैं पूछूं इसेंट्रिसिटी कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है b² बराबर a² ब्रैकेट में 1 - e²। ओके, तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम लोग किसी भी इलिप्स की क्या बता सकते हैं, इसेंट्रिसिटी बता सकते हैं, b² बराबर a² 1 - e²। चलो आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताओ क्या, परवलय की उत्केंद्रता E का मान कितना होता है। इन्होंने परवलय पूछा है, परवलय, तो याद रखना जब भी कभी परवलय की उत्केंद्रता E का मान पूछा जाएगा, मैंने अभी बताया कि परवलय की उत्केंद्रता E बराबर कितना होता है सर, E बराबर होता है 1। डायरेक्ट आंसर आएगा 1 के साथ। ओके, तो इसमें तो कुछ है ही नहीं है, अभी मैंने पूरा डिटेल बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अति परवलय की उत्केंद्रता बताइए। तो अति परवलय हाइपरबोला, और हाइपरबोला की उत्केंद्रता हमेशा रखना 8 से क्या होती है, ज्यादा आती है। जैसे कि 3/2, 4/3, तो जो भी उत्केंद्रता 8 से ज्यादा होगी वो हाइपरबोला की होगी। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, जब दो वृत्त एक दूसरे को प्रच्छेद करते हैं तो उनमें बताइए उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या है। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास ये 2 सर्किल है और ये 2 सर्किल एक दूसरे को प्रच्छेद कर रहे हैं, काट रहे हैं जिसको बोलते हैं, तो आप मुझे बताइए इनमें उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कितनी खींचेगी। तो बच्चा पहली उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा ऐसी कुछ खींचेगी, देखो, दूसरी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कुछ ऐसी खींचेगी, ऐसी, है ना। तो बताइए अगर 2 वृत्त एक दूसरे को कट करते हैं तो उनके उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या कितनी होगी। तो कह देना 1 और 2, ये हमारा। अब इनकी लंबाई अंबाई वो सब आप गणित में पढ़िएगा, यहां पर बस संख्या पूछी जाएगी। और लंबाई अगर हमें निकालनी भी होती है ना, तो ड्राइंग में हम लोग लंबाई को मैथ से न निकाल के नाप के निकालते इसकी लंबाई कितनी है। ठीक है ना, चलो आगे देखिए, बोला जा रहा है 43 नंबर, जब 2 वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हैं तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या। 2 वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हैं, बाह्यता स्पर्श नहीं बोला गया, अंतः स्पर्श बोला गया। जैसे कि पहला वृत्त ये, दूसरा वृत्त ये देखो, तो 2 वृत्त एक दूसरे को कैसा स्पर्श कर रहा है, अंतः स्पर्श कर रहा है ऐसे।
तो अगर दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श कर रहे हैं तो बताइए कितनी स्पर्श रेखा खींचेगी, तो कह देना अंतः स्पर्श कर रहे हैं तो ये देखिए स्पर्श रेखा की संख्या केवल और केवल 8 आएगी, 8 टेंजेंट खींचेगी, है ना। तो अगर अंतः स्पर्श कर रहे हैं तो याद रखना टेंजेंट जो खींचेगी बच्चा वो 8 ही खींचेगी, ऑप्शन नंबर 8 के साथ। चलो बाह्यता स्पर्श करते तो अलग बात होती, जैसे कि यार सवाल है कि बताइए दो वृत्त एक दूसरे को बाह्यता स्पर्श कर रहा है तो बताइए उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की कितनी संख्या होगी, ऐसे बाहर से स्पर्श कर रहा है, ये देखो तो बाहर से स्पर्श कर रहा है तो हम लोग कितनी कॉमन टेंजेंट खींच सकते हैं, तो कहना अगर दो सर्कल आपस में बाह्यता स्पर्श कर रहे हैं, एक्सटर्नल वो कर रहा है स्पर्श कर रहा है कांटेक्ट में, तो पहली टेंजेंट ये और दूसरी टेंजेंट ये दूसरी, और बच्चा तीसरी टेंजेंट ये भी तो खींच सकती है ना, है ना। तो याद रखना जब बाह्यता स्पर्श करते हैं तो ऐसी कितनी टेंजेंट खींचती है, 8, 2 और ये देखो, है ना। तो 2, 3 खींची जाएगी, ऑप्शन नंबर 8 के साथ जाएगा आंसर कि जब दो वृत्त एक दूसरे को बाह्यता स्पर्श करते हैं तो बताइए स्पर्श रेखाओं की कितनी संख्या होगी, तो आपको आंसर देना है 3 के साथ, 2, 4 ये सब उत्तर सही नहीं हो रहा है ना। तो ऐसे सवाल भी अगर ड्राइंग में पूछे जा रहे हैं तो आप कर लीजिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 45 नंबर क्वेश्चन को समझो क्या है। नीचे दिए गए पंचभुज को ध्यान से देखिए, ये पंचभुज एज बनाया गया है, उसमें एक सर्कम सर्कल भी बनाया गया है, और ध्यान से देखिए और एंगल COE का मान बताइए। COE देखो C ये रहा, O ये रहा, E ये रहा, एंगल COE बताना है, थोड़ा ध्यान से सुनना, एंगल COE मतलब ये वाला एंगल बताना, ये वाला एंगल कितना होना चाहिए, हाँ समझ लेना कैसे निकला जाएगा। तो कहना आप ये बताओ पूरा एंगल कितना होता है, 360, तो 360 में आपको सबसे पहले डिवाइड कराना पड़ेगा 5 का, क्योंकि 5 भुजाएं, ओके। और इसमें ना क्योंकि 2 भुजाओं द्वारा एंगल पूछ रहा है, क्योंकि COE का मतलब हो गया कि एक तो CD और एक तो ED, ये भुजा केंद्र पे कितना कोण बना रही है, तो आपने डिवाइड बाई 5 करके इंटू 2 करना पड़ेगा, बस आंसर आ जाएगा। तो आप ये बताओ 360 डिवाइड बाई 5 किया जाएगा तो 5 7 35 और 72 दूनी 144 डिग्री, तो ये आंसर जाएगा तुम्हारा 144 डिग्री के साथ, ऑप्शन नंबर डी के साथ, है ना। तो कभी भी ऐसा कोई भी एंगल पूछा जाए बता देना बड़े आराम से। तो ये एंगल पूछा जा रहा था तो मैंने कहा कि भैया पूरा 360 होता है, तो एक एंगल 360/5, 2 एंगल 360/5 गुणे 2, है ना। ये देखो आंसर 144 डिग्री के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 46 नंबर, 46 नंबर क्या बच्चों, 46 नंबर ये बोल रहा है कि अष्टभुज में सभी आंतरिक कोणों का कोण कितने डिग्री के होते हैं, सभी आंतरिक कोण कितने डिग्री के होते हैं, ठीक है भैया। इन्होंने ये क्लियर नहीं किया, योगफल पूछ रहा है कि कुछ नहीं, ठीक है। मैं एक काम करता हूं आंतरिक कोणों का योगफल निकाल लेता हूं पहले, तो जितने भी हमारे आंतरिक कोण है तो उन आंतरिक कोणों का बताइए क्या निकाल लेते हैं, तो आंतरिक कोणों का निकाल लेते हैं योगफल। जितना भी हमारा अष्टभुज होता है उस अष्टभुज के सभी कोणों का, सभी आंतरिक कोणों का योगफल, बताइए फॉर्मूला क्या होता है, n-2 इंटू पाई, फॉर्मूला क्या होता है n-2 इंटू पाई। जल्दी बताइए भुजाओं की संख्या कितनी है, 8, 8 - 2 6 गुणे पाई, 6 गुणे पाई, तो 6 कितना है, पाई कितना है, तो पाई का मतलब 180 डिग्री, है ना, 180 डिग्री ये हो जाएगा। अब 180 डिग्री आपने कर दिया तो ये कितना आ जाएगा, 18 छक्का 108, 108 मतलब 1008 80 डिग्री। ये देखिए योगफल का मान तो आपको पता चल गया यार, योगफल का मान 1080 डिग्री आ गया, तो योगफल के हिसाब से अगर आंसर देखा जाएगा तो 1080 डिग्री सही हो जाएगा, ठीक है, 1080 डिग्री, और कोई उत्तर ही नहीं सही है। अष्टभुजाएं 8 भुजाएं 8 रटोड़े 8 - 2 6, हाँ सही है सर। तो लैंग्वेज थोड़ा सा इरर है, बस इनको लैंग्वेज में ये कहना चाहिए था कि सभी आंतरिक कोणों का योगफल बताइए, तब 8080 डिग्री आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 47 नंबर, दिए गए आकृति में रोम्बस की पहचान कीजिए। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा हमारा समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज बताया जा रहा है ना। तो मेरे भाई एक बात बताओ, चतुर्भुज में ये क्या है सर, ये तो समलंब है, ये क्या है, समलंब है, 2 भुजाएं आपस में समांतर है, समलंब हो गया। ये क्या है सर, ये है आयत, भुजाएं समांतर है 90 डिग्री पर है, और ये क्या है, ये तो समकोण त्रिभुज है। रोम्बस का मतलब होता है कि सारी भुजाएं बराबर होना चाहिए और समांतर होना चाहिए आपस में, और विकर्ण 90 डिग्री पर कैंसिल भी होना चाहिए। तो जो मुझे दिखाई दे रहा है वो ऑप्शन नंबर डी, यही मुझे रोम्बस लग रहा है।
इसके अलावा और कोई भी आकृति रोम्बस जैसी नहीं है। चलो इसके बाद अगला सवाल देखिए क्या है, 48 नंबर, बहुभुज के आंतरिक कोणों का योगफल ज्ञात करने का बताइए फॉर्मूला क्या। बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योगफल बताइए। तो वैसे बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग ज्ञात करने का फॉर्मूला मैंने बताया था n-2 इंटू पाई। बच्चों n-2 जैसा तो कोई मुझे ऑप्शन ही नहीं दिखाई दे रहा, तो दो बात रही, कई बार ये लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा खेल देते हैं। पाई का मतलब 180 डिग्री होता है। पाई का मतलब कितना होता है सर? पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। अब 180 डिग्री को अगर मैं आधा कर दूं है 90 कर दूं और 2 का आधा मल्टीप्लाई कर दूं तो 2n-4 भी हो सकता है और आधे 90 डिग्री भी हो सकता है। 2n-4 90 डिग्री, ये देखो आंसर मिल गया। अच्छा ऐसा भी आंसर नहीं मिलता ना तो मैं फिर से आधा करता और 45 डिग्री पे आता, ठीक है, या फिर हो सकता है कि 3 का डिवाइड का आता है ना, जो भी आंसर मिल जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए चित्र का नाम पहचानिए। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है? 49। ये ऐसे आकृति है बच्चे, ये वर्ग नहीं है। वर्ग होता तो यहाँ एंगल 90 होता, भुजाएं बराबर होती है ना। ये समांतर चतुर्भुज है बच्चा, देख लो आमने सामने की भुजाएं समांतर भी हैं, ओके, और ये भुजा इसके समांतर है। आमने सामने की भुजाएं बराबर है। आप इसको सम चतुर्भुज नहीं कह सकते। सम चतुर्भुज में क्या होता है? चारों भुजाएं बराबर होती है। चारों भुजाएं कहां बराबर है सर, है ना? तो ये बताइए पैरेललोग्राम के नाम से जाना जाएगा, यानी समांतर चतुर्भुज के नाम जाना जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाइपरबोला की बताइए उत्कीर्णता कितनी होती है। इन्होंने हाइपरबोला की उत्कीर्णता पूछी है, तो याद रखना हाइपरबोला जो होता है उसकी उत्कीर्णता 8 से ज्यादा होती है। तो जो आंसर 8 से ज्यादा होगा वही सही होगा। तो आप मुझे बताइए क्या आंसर सही है? 8 से ज्यादा वाला आंसर सिर्फ 3/2 सही है। 3/2 हमारा सही है, ठीक है, ओके। तो बच्चों यहां से हमारा ये चैप्टर पूरी तरह से फिनिश हो जाता है, जिसमें हमने ज्योमेट्रिकल फिगर आपको समझाए, है ना। और विश्वास मानिए इससे बाहर ज्योमेट्रिकल फिगर नहीं आते। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूट्यूब पे अभी सॉल्व करा रहा हूँ, बहुत जल्दी एप्लीकेशन पे भी सॉल्व कराऊंगा। तो मैंने जो देखा है ना, ज्यादातर एंगल के योगफल पूछे रहे बस, तो वो बहुत ज्यादा कठिन नहीं है ये वाला टॉपिक, है ना। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।